नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु की राजनीति में एक नए ध्रुवीकरण के संकेत मिल रहे हैं। नया ध्रुवीकरण हो रहा है जिसमें कौन पार्टी किसके साथ जाएगी इस पर अभी मंथन चल रहा है। पार्टियों में रणनीति बनाई जा रही है और बहुत जल्दी आपको ये परिवर्तन दिखाई देगा। इस परिवर्तन में कैटलिस्ट का काम किया है अन्ना द्रमुक की जो अंदरूनी लड़ाई है। ई पनीरसेल्वम EPS जो अब अन्ना द्रमुक के एक तरह से कहिए कि प्रमुख बन गए हैं, महासचिव बन गए हैं। उन्होंने ओ पनीरसेल्वम यानी OPS को और उनके आसपास के लोगों को 14 लोगों को पार्टी से निकाल दिया है। तो अन्ना द्रमुक पर अब उनका कब्जा हो गया है, ये कहा जा सकता है। और उनका कब्जा महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे से ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। ख़ासतौर से जो संगठन है, उनकी लोकप्रियता है, उस सबको देखते हुए और मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया उसको देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अन्ना द्रमुक के कैडर को लगता है कि भविष्य जो है अन्ना द्रमुक का EPS के साथ ही चलने में सुरक्षित नज़र आ रहा है। तो सवाल ये है कि ध्रुवीकरण क्या हो रहा है, ध्रुवीकरण का कारण क्या है। कारण की बात पहले करते हैं। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा और शायद हो सकता है विश्वास भी ना हो अभी। इस ध्रुवीकरण का कारण, इसका केंद्र जो है भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई है। उनके डर से, उनके भय से, उनकी बढ़ती लोकप्रियता की चिंता से EPS को ये लग रहा है कि बीजेपी के साथ चलने में नुकसान है। बीजेपी के साथ चलने में नुकसान उनको क्या है? एक, तमिलनाडु की राजनीति को आप समझिए। तमिलनाडु की राजनीति 1967 के बाद से लगातार द्रविड़ जो विचारधारा है, द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है, उसके इर्द गिर्द घूमती रही है। उसी को केंद्र में रखकर चलती रही है, चाहे द्रमुक हो चाहे अन्ना द्रमुक हो। DMK AIADMK दोनों उसी नीति पर चलती रही है। बीजेपी ने क्लियर कट एक दूसरा वैचारिक ध्रुव बना लिया है और वो राष्ट्रवाद का, जिसमें राष्ट्रवाद और स्थानीय हिंदुत्व को जोड़कर और उसके साथ डेवलपमेंट के एजेंडे को जोड़कर ये जो ध्रुव बनाया है। अब मुश्किल ये EPS के लिए या अन्ना द्रमुक के लिए हो रही है कि अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो उनको द्रविड़ पॉलिटिक्स से उनका दावा छूट जाएगा। द्रविड़ पॉलिटिक्स पर वो बराबर के दावेदार हैं, हकदार हैं। ये उनके दावे में उतनी ताकत नहीं रह जाएगी अगर बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। बीजेपी अब पहले की तरह उतनी इनसिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है तमिलनाडु की राजनीति में। बहुत सिग्निफिकेंट हो गई है, बहुत बड़ी पार्टी हो गई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बीजेपी की प्रेजेंस को DMK और अन्ना DMK दोनों महसूस कर रहे हैं। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है माइनॉरिटी वोट। तमिलनाडु में मुसलमान और क्रिश्चियन वोट जो है वो अन्ना द्रमुक से छिटक रहे हैं, छिटक सकते हैं और चुनाव में दिखाई भी दिया छिटके हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी साथ में है। तीसरा कारण जो मैंने अन्नामलाई का कारण बताया वो बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है। EPS को लगता है कि अन्नामलाई को तमिलनाडु की मीडिया में ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही है, उनको ज़्यादा जो है तवज्जो मिल रही, ज़्यादा उन पर ध्यान दिया जा रहा है। उनको इस बात का दुख है, इस बात की शिकायत है कि वो स्टेट के एक्स चीफ मिनिस्टर है और राज्य की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनमें से एक दूसरे नंबर की पार्टी के नेता हैं। इसके बावजूद अन्नामलाई, जिनकी पार्टी के 3-4 MLA हैं, उनको ज़्यादा मीडिया स्पेस मिल रहा है। तो एक उनको डर ये है कि अन्नामलाई लगातार जो है, अगर ये अलायंस बना रहा और अन्नामलाई के ये मीडिया स्पेस मिलने के एक वास्तविक कारण है और एक है EPS का डर या आशंका या उनको जो षड्यंत्र की बू आ रही है वो है। वास्तविक कारण ये है कि अन्नामलाई की खासियत ये है कि हर छोटे बड़े मुद्दे पर तुरंत आंदोलन की मुद्रा में होते हैं। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सेमिनार करना, बैठक करना, उसके बाद जनसभा करना, फिर धरना प्रदर्शन करना, हर समय एजिटेशनल मूड में पार्टी को रखते हैं। उसका असर ज़मीन पर दिखाई देता है।
तो एक कारण तो उनकी लोकप्रियता की है, चूँकि वो कर रहे हैं, कुछ ज़मीन पर कर रहे हैं रोज़, और हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो जाहिर है कि उनको मीडिया में स्पेस मिलेगा। दूसरा, ईपीएस को जो आशंका है, जो डर है, उनको जो षड्यंत्र नज़र आ रहा है, वो ये कि तमिलनाडु की मीडिया पर पकड़ है डीएमके की और स्टालिन के परिवार की, करुणानिधि के परिवार की। तो इसलिए उनको लगता है कि ये जानबूझकर जो है स्टालिन परिवार, करुणानिधि परिवार जो है, ये अन्नामलाई को ज़्यादा महत्व दे रहा है उनको नीचे करने के लिए, ताकि जो है अन्नाद्रमुक और कमज़ोर हो। तो ये उनका डर है। लेकिन और भी कारण है। दूसरा कारण है इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट, जिनका नाम है सुनील कानुगोलू। इनका जिक्र मैं पहले भी एक बार कर चुका हूँ। ये एक समय 2012-14 में प्रशांत किशोर की टीम में थे, बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर चुके हैं। अब वो कांग्रेस के साथ पूरी तरह से जुड़ गए हैं। इस समय कर्नाटक में कांग्रेस का काम देख रहे हैं। लेकिन 2021 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने अन्नाद्रमुक के लिए काम किया था। अन्नाद्रमुक के लिए चुनावी रणनीति का बनाने का जो है काम मिला था उनको। और उस दौरान, हालांकि सुनील कानुगोलू चेन्नई के ही रहने वाले हैं, ये बात अलग है कि वो तेलुगु भाषी हैं, लेकिन अन्नाद्रमुक का ये काम करते हुए उनकी दोस्ती ईपीएस के बेटे मिथुन से हो गई। और मिथुन से दोस्ती के बाद वो लगातार ईपीएस पर ये दबाव डाल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपको नुकसान ही होने वाला है। तो नया रीअलाइनमेंट क्या होने जा रहा है? नया रीअलाइनमेंट ये होने जा रहा है, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, कि सुनील कानुगोलू की कोशिश है कि ईपीएस यानी अन्नाद्रमुक जो है, जो मुख्य फैक्शन है, वो और कांग्रेस, इनका अलायंस हो जाए। सुनील ये समझाने में लगभग कामयाब हो गए हैं कि कांग्रेस के साथ आने से दो फायदे हैं, दो मुद्दे जो है अन्नाद्रमुक के ईपीएस के सुलझ जाते हैं। एक, द्रविड़ राजनीति पर उनका दावा बना रहता है बीजेपी को छोड़ने के बाद। दूसरा ये कि तमिलनाडु और केरल में आज भी, इस बुरी स्थिति में भी, कांग्रेस के पास मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट का सपोर्ट है। तो बीजेपी से अलग होने और कांग्रेस से अलायंस करने से उनको माइनॉरिटी के वोट मिल जाएंगे। ये दो बड़े फ़ायदे उनको दिखाई दे रहे हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि के अन्नामलाई की जो लोकप्रियता है, उसकी वजह से अलायंस में रहने से जो डर है उनका, वो भी निकल जाएगा। फिर खुलकर के अन्नामलाई के खिलाफ वो बोल सकते हैं। अभी अलायंस में होने के कारण उनके खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये तीन बड़े फ़ायदे उनको समझाए गए हैं और वो लगभग कन्विंस है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों जाएगी? जाहिर है कि अगर सुनील कोशिश कर रहे हैं तो बिना कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी के ऐसा नहीं कर रहे हैं। और डीएमके क्यों जाने देगी? ये दो सवाल है। तो पहले सवाल की बात पहले करते हैं कि कांग्रेस क्यों जाएगी। कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि डीएमके का जिस तरह का वर्चस्व हो गया है इस समय एमके स्टालिन का, उसमें और कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है पूरे देश में, उसको देखते हुए अब कांग्रेस से दोस्ती या अलायंस डीएमके के लिए और एमके स्टालिन के लिए बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं है। कांग्रेस एक तरह से पिगीबैक कर रही है डीएमके पर। एमके स्टालिन को लग रहा है कि हम जो भी दे रहे हैं वो अपना नुकसान करके कांग्रेस को दे रहे हैं। तो कांग्रेस को इस बात की पूरी आशंका है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में डीएमके उनकी सीटें और ज़्यादा कम करेगा। उनको लग रहा है 2, 3, 4 से ज़्यादा सीट नहीं देने वाली डीएमके। वहाँ ईपीएस के साथ अलायंस में जाते हैं तो ज़्यादा बड़ा शेयर मिल सकता है। एक कारण तो ये है। दूसरा, डीएमके क्यों जाने देगी? डीएमके इसलिए जाने देना चाहती है या जाने देगी, उसको मालूम है कि कांग्रेस के जाने से माइनॉरिटी वोट का कुछ नुकसान होगा। लेकिन दो वजहों से वो इसकी भरपाई कर पाने की उम्मीद कर रही है। एक, कोशिश हो रही है स्टालिन की ओर से कि पीएमके के जो प्रमुख हैं रामदास, उनको वापस लाया जाए। समस्या ये हो रही है कि डीएमके के साथ अलायंस में ईसीके है। ईसीके और पीएमके में पटती नहीं है, दोनों एक साथ एक जगह रह ही नहीं सकते। तो स्टालिन कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में दोस्ती करा दी जाए, दोनों साथ आ जाए, दोनों अलायंस में रहेंगे तो एक तो कुछ कांग्रेस के जाने के नुकसान की भरपाई होगी। दूसरा जो बड़ा कारण समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है
कि स्टालिन को दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार से नाराज़गी मोल लेकर, केंद्र सरकार से झगड़ा करके, दुश्मनी करके कोई उनको और उनके राज्य को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो कांग्रेस की लड़ाई क्यों लड़ें जो है बीजेपी से, ये बात स्टालिन को समझ में आ रही है। और उनको जो समझाया गया है और जो समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि सबसे अच्छा मॉडल है जो उड़ीसा के नवीन पटनायक ने, बीजेडी ने अपनाया है और आंध्र प्रदेश के वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी ने अपनाया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेशनल पार्टियों से समान दूरी बनाकर रखो और समय समय पर जो केंद्र में हो सत्ता में उसकी मदद करते रहो, जैसे बीजेडी करती है, जैसे वाईएसआरसीपी कर रही है। तो बीजेपी के साथ रही है, एनडीए में नहीं है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मदद करते हैं। ये भूमिका स्टालिन को ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा यूज़फुल लग रही है। उनको लग रहा है कि इससे प्रदेश के विकास में भी मदद मिलेगी, हमको केंद्र से लड़कर कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और हम कांग्रेस के लिए केंद्र से क्यों लड़ें। और कांग्रेस जो है उनके लिए लाइबिलिटी ज़्यादा है एसेट की बजाय। तो इसलिए डीएमके कांग्रेस चली जाएगी तो कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि डीएमके के लिए स्थिति अच्छी होगी। और तीसरा कारण है, डीएमके को लगता है कि अगर कांग्रेस चली जाएगी तो ये जो मल्टीपोलर कंटेस्ट होगा, एक तरफ डीएमके, एक तरफ अन्ना द्रमुक और कांग्रेस, और तीसरी तरफ बीजेपी, और उसके अलावा छोटी पार्टियां, तो इस मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में डीएमके के लिए जीतना ज़्यादा आसान हो जाएगा अपेक्षाकृत। तो ये अलायंस हो सकता है ईपीएस और मतलब अन्ना द्रमुक और कांग्रेस का हो जाए। लंबे समय बाद राजीव गांधी के समय हुआ था, उसके बाद फिर से एक ये अलायंस जो है कांग्रेस और अन्ना द्रमुक का हो जाए। डीएमके और बीजेपी के अलायंस की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और फिर के अन्नामलाई ने, दोनों ने मिलकर बीजेपी को तमिलनाडु की राजनीति में वैचारिक रूप से एक पोल बनाकर खड़ा कर दिया है, एक ध्रुव बनाकर खड़ा कर दिया है, जो द्रविडियन पॉलिटिक्स के बरक्स खड़ा हुआ है। इसलिए बीजेपी की स्थिति वैचारिक रूप से बिल्कुल विशिष्ट बन गई है। तो उसके पास एक वैचारिक आधार है डीएमके और अन्ना डीएमके दोनों से लड़ने का। दोनों द्रविडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, तो दोनों पर एक साथ हमला करने का, दोनों पर ये हमला करने का जो द्रविडियन पॉलिटिक्स जिस आधार पर उसका गठन हुआ था, बनी थी, जिस वैचारिक आधार पर दोनों पार्टियां उससे दूर चली गई हैं, इनसे उसका उस राजनीति से कोई लेना देना नहीं रह गया है। दूसरा हिंदुत्व के मुद्दे को बीजेपी ने स्थानीयता से जोड़ा है, अलग अलग राज्यों में कर रही है, तमिलनाडु में भी हो रहा है और इसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इसके लिए बड़ा मुद्दा चुना है बीजेपी ने। जो मंदिर हैं, और तमिलनाडु में आपको मालूम है कि मंदिरों की कोई कमी नहीं है, बड़ी संख्या में मंदिर हैं और उन मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने का अभियान, और इस अभियान को समर्थन मिल रहा है। तो बीजेपी और के अन्नामलाई की वजह से तमिलनाडु की राजनीति में नए सिरे से राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा। ये बात आज से साल, 2 साल, 4 साल पहले अगर कही जाती, किसी से कहते या मैं कहता, तो लोग मजाक उड़ाते कि किस तरह की बात कर रहे हैं, बीजेपी क्या है, क्या औकात है तमिलनाडु में बीजेपी की। तो बीजेपी की लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट्री प्रेजेंस बहुत ज़्यादा भले ही ना हो, उसकी वैचारिक प्रेजेंस जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। वो एक पोल बन गई है तमिलनाडु की राजनीति का। उसके इर्द गिर्द कितने लोग जुड़ेंगे, कितना समर्थन जुड़ेगा, वो कितनी बड़ी होगी, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन आज की तारीख में इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगला चुनाव पार्लियामेंट का भी, उसके बाद विधानसभा का भी त्रिकोणीय होगा, ट्रायंगुलर होगा। एक तरफ डीएमके, एक तरफ अन्ना डीएमके कांग्रेस का अलायंस, और तीसरी तरफ बीजेपी होगी। अब इस त्रिकोणीय संघर्ष में बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, अन्ना द्रमुक से अलग होने का उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा या साथ रहने से हो रहा था, क्योंकि साथ रहने में दिक्कत आ रही थी बीजेपी को अपने एजेंडा को चलाने में। ख़ास तौर से अन्ना द्रमुक बहुत डिफेंसिव था हिंदी को लेकर,
बीजेपी हिंदी को लेकर डिफेंसिव नहीं है। बीजेपी केवल हिंदी की बात नहीं करती, बीजेपी भारतीय भाषाओं की बात कर रही। बार बार तमिलनाडु के सम्मान की, तमिल भाषा के सम्मान की प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के नेता बात कर रहे हैं। ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी तमिल विरोधी नहीं है, तमिल भाषा का विरोध नहीं करती है, वो अंग्रेज़ी की बजाय तमिल और हिंदी को तरजीह देने की बात करती है। तो इसलिए आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उसमें जो नए अलाइनमेंट बन रहे हैं उसका आपको असर दिखाई देगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी राष्ट्रपति चुनाव और फिर पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है ये ख़त्म होने के बाद गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई देंगी। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।